हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। मैं हूं आलोक सिंह और आप लोगों के बीच उपस्थित हूं 64वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के शेष प्रश्नों के साथ। तो चलिए हम देर बिना किए अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आज के सत्र का आप लोगों के सामने। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? वर्ष 2006-07 वित्तीय वर्ष के लिए बिहार का पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था। दरअसल इस वक्त थे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और ये वित्त मंत्री भी थे। इन्होंने ही इस आर्थिक सर्वेक्षण को वर्ष 2006-07 में प्रस्तुत किया था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदान सभा के लिए निम्न विकल्पों में से कौन सा सही संयोजन है? कौन सा सही संयोजन है? गोपाल हरि देशमुख, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबा फूले, नौरोजी फरदोंजी? नहीं, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने, है ना। दूसरा, यंग इंडिया, यह एक पत्र था, शुरुआत की थी मोहनदास करमचंद गांधी ने। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। रहनुमाई मजदान सभा नौरोजी फरदोंजी ने की थी। पारसी धर्म सुधार आंदोलन यह था। तो हमारा उत्तर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन क्या है? देखिए, इस तरह के प्रश्न थोड़ा सा कुछ होता नहीं है इनमें, लेकिन उलझाने वाले हो जाते हैं, है ना। क्लियर नहीं हो पाता है कि आखिर है क्या। देखिए, इसका उत्तर है डी, द हिंदू। इसके संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, आपको पता है। फिर बंगाली के संपादक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फिर हिंदुस्तानी सुधारक के संपादक कौन थे? गंगा प्रसाद वर्मा, है ना। यही है ना। सुधारक हिंदुस्तानी के संपादक थे गंगा प्रसाद वर्मा, हिंदुस्तानी के, और सुधारक के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका उत्तर होता है डी। चलिए, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से कब जाने जाने लगे? वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव प्रारंभ किया। कब से ये लोकमान्य तिलक के रूप में जाने जाने लगे, है ना। इन्हें रैंड मर्डर केस में जब अभियुक्त बनाया गया, तब से जो है इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा। दरअसल हुआ यह था कि वर्ष 1897 में पुणे में प्लेग फैला था और प्लेग कमिश्नर कौन था? रैंड। प्लेग कमिश्नर रैंड था। रैंड की जो नीतियां थी, चार्ल्स रैंड, वह ठीक नहीं थी और इससे क्षुब्ध थे लोग, है ना। उसकी हत्या हो गई। चापेकर बंधुओं ने इसकी हत्या की थी, है ना। दोनों भाइयों ने इसकी हत्या कर दी थी। अब जब इनका पत्र था, बाल गंगाधर तिलक का नाम था केसरी, उन्होंने इसमें रैंड के अत्याचारों के विरुद्ध कई सारे लेखों का प्रकाशन किया। फलतः इन्हें अभियुक्त सरकार ने बना दिया और उसके पश्चात लोकप्रियता इनकी बढ़ी। लोगों ने इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से जानना शुरू कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 वर्ष 6 महीने 11 दिन। 6 महीना
11 दिन, है ना, ये स्थिति थी। 21 साल 6 महीना और 11 दिन, है ना, इनकी उम्र थी। जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907। भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 को। इनका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। और 8 अप्रैल 1928 बटुकेश्वर दत्त के साथ इनको फांसी दे दी गई। तो 21 साल 6 महीने 11 दिन की कुल अवधि होती है। ठीक है, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? जलियांवाला बाग सत्याग्रह किस गांधीवादी सत्याग्रह के नरसंहार किस रॉलेट सत्याग्रह के विरुद्ध हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह को कहा जाता है बिना न कोई वकील न कोई दलील वाला कानून, है ना। इसमें यह एक काला कानून के रूप में जाना जाता था। सरकार ने मार्च 1919 में मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया था। इस रॉलेट एक्ट का मतलब यही मकसद था कि लोगों की जो अभिव्यक्ति की आजादी थी उसको कुचलना एक तरह से, है ना। इसके खिलाफ देश भर में जो है मुहिम चली। देशव्यापी रॉलेट सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। इसमें पंजाब के दो नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, है ना, डॉक्टर किचलू और सत्यपाल। इनकी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के विरोध में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। सभा हो रही थी और उसी वक्त 13 अप्रैल 1919 का दिन था, बैसाखी का दिन, जब यहां पर जनरल डायर आता है और अंधाधुंध गोलियां चलवाता है। बेतहाशा संख्या में लोग मारे जाते हैं। आज भी उसकी स्मृतियां आप जब जाएंगे तो जलियांवाला बाग में वहां मौजूद हैं, सुराखें मौजूद हैं। सरकार इसे एक मॉन्यूमेंट के रूप में संरक्षित रखने की कोशिश कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? आरा में शामिल हुए थे। जमींदार थे आरा के और यहीं पर वह शामिल हुए थे, है ना, कुंवर सिंह। हुआ यूं था कि 25 जुलाई 1857 को 1857 को बड़ी संख्या में दानापुर कैंटोनमेंट से सैनिक आरा पहुंचे और कुंवर सिंह को नेतृत्व करने का आग्रह किया। कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व संभाला और फिर सैनिकों ने जमकर आरा के सरकारी जेल और सरकारी खजाने पर, आरा के जेल और सरकारी खजाने पर धावा बोल दिया और उसे अधिकार कर लिया, उस पर अधिकार कर लिया। बहुत लंबे समय तक वहां पर ब्रिटिश शासन का नामो निशान नहीं था। वो यह तब जब कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में थे, अवस्था में थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? देखिए बीपीएससी ने इसका उत्तर माना है ए, है ना। उस वक्त अविभाजित बिहार था, उसमें संथाल विद्रोह हुआ 1855-56। अठारह सौ छप्पन 57 कह लीजिए, है ना, में यहां विरोध विद्रोह हुआ 55-56 में मूल रूप से, है ना। ठीक है, इसके अलावा फिर मुंडा विद्रोह हुआ 1899। 1899
1900 में मुंडा विद्रोह हुआ। इसके अलावा कोलों का विद्रोह हुआ, हो विद्रोह हुआ 1831-32 में कोल। तो विद्रोहों का सिलसिला लगातार चल रहा है ना। यहां पर ताना भगत आंदोलन हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि और क्षेत्र जो है वह वहां पर आदिवासियों का आंदोलन नहीं हुआ। हुआ था, आदिवासियों का आंदोलन हुआ था। जैसे काठियावाड़ में वघेरों का आंदोलन हुआ था। जनजातीय समूह ही है। सिंध में हुआ था, सिंध में हुर एक स्थानीय अर्ध जनजातीय समूह है, हुर, इनका भी विद्रोह हुआ था। तो कायदे से इसका अगर सूक्ष्म तौर पर देखा जाए तो कायदे से इसका उत्तर ई होना चाहिए, लेकिन आयोग द्वारा ए माना गया है। हाँ, यह अगर होता कि कहां पर पहला विद्रोह हुआ तो यह भी फिर जो है सो विचारणीय हो जाता प्रश्न। क्योंकि बघेरों का विद्रोह जो हो रहा है वह 1818 से 20 के बीच काठियावाड़ में हो रहा है। ध्यान देने वाला तथ्य है, ऐसे कुछ होते हैं प्रश्न जो उलझाने के लिए होते हैं, इनका उत्तर चेंज होता है बाद में। तो ऐसी स्थिति में बेहतर यह है कि पहला जो आंसर की जारी होता है उसके हिसाब से आपका स्कोर कट ऑफ जो होता है, पिछले साल जो कट ऑफ गया था उससे कम से कम 10 क्वेश्चन आगे होना चाहिए, तब आप सेफ रहेंगे। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट्समैन बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था, यह है ना। सच्चिदानंद सिन्हा ने यह चीज कहा था। ब्रिटिश कार्यप्रणाली और नीतियों पर एक तीखा व्यंग करते हुए, तीखी टिप्पणी करते हुए उन्होंने यह कहा था। उनका मतलब यह था कि जो औपनिवेशिक सरकार है वह और कुछ नहीं करती है, अपने वाणिज्यिक हितों को, व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाती है और लोगों पर इस तरह से एहसान जताती है जैसे वह उनके ऊपर जो है कृपा कर रही हो, और व्हाइट्स मैन बर्डन मतलब श्वेत मनुष्यों का दायित्व कह के जो है अपने शोषण को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? भारत में पहला सत्याग्रह 1917 का चंपारण सत्याग्रह है। यह तो सबको पता है, इसमें कुछ करना नहीं है, अब बहुत चर्चा हो गई है पहले ही। देखिए, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रकाशित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। बताइए, ऐसा भी होता है, लोगों को राजस्व में कमी हो तो लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए एक सरकार ने, एक जगह की सरकार ने सूची बनाई लोगों की, है ना। और वह कौन सी सरकार थी? ब्रिटिश सरकार ही थी, ऑफ कोर्स। बिहार की सरकार थी, है ना, जहां पर अभी भी शराबबंदी है ना। इस सूची में अलेक्जेंडर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर, ग्लैडस्टोन जैसे लोगों की का नाम एक प्रकाशित किया गया और बताया गया कि जब ये लोग शराब पी सकते हैं तो आपको क्यों नहीं, आप लोगों को भी शराब पीना चाहिए। समस्त महान हस्तियां शराब पीती हैं, इसलिए शराब पीना हानिकारक नहीं है ना। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस प्रकार के कर का विरोध सरकार के द्वारा सरकार का विरोध किया? देखिए, चौकीदारी कर है। दरअसल हुआ यह था कि वर्ष 1930 में जो नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, है ना, तो उसमें सविनय आंदोलन, उसमें जो तटवर्ती राज्य थे वहां पर तो नमक बनाया गया लोगों के द्वारा, लेकिन जो लैंडलॉक्ड राज्य थे उनमें ऐसा करना संभव नहीं था। तो वहां पर विचार किया गया कि स्थानीय स्तर पर कौन से मुद्दे हैं जो लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, तो उन मुद्दों का चयन किया गया और बिहार में चयन किया गया चौकीदारी कर को एक प्रभावी मुद्दे के रूप में। ठीक है, तो चौकीदारी कर इसकी मतलब का कोई यहां पर जो है सो इसका विरोध किया गया लोगों के द्वारा, बड़ी संख्या में आंदोलन का यह भाग बना। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया? फरवरी 1938 में, फरवरी 1938 में किस कारणवश सरकार ने इस्तीफा दे दिया? भारत का युद्ध में शरीक होना, गांधी के आह्वान पर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लगाया गया भारी कर, और डी इसका उत्तर है राजनीतिक बंदियों को छोड़ना, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के आधार पर जब मतलब ये सरकार ने इस्तीफा दिया तो वह ईस्वी थी 1939, 1938 के फरवरी की बात की जा रही है ना। तो भारत का युद्ध में शरीक होना यह बिल्कुल नहीं है ना, ध्यान में रखिए। 2 बार इस्तीफा दिया था सरकार ने। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जब 1937 में कांग्रेस की सरकार गठित हुई थी तो उस वक्त सरकार के सामने यह मांग रखी गई कि जेलों में बंद जितने भी राजनीतिक कैदी है उन सबको रिहा कर दिया जाए। लेकिन जो बिहार के तत्कालीन गवर्नर थे वह इस आदेश को अमली जामा नहीं मतलब इस चीज को नहीं किए, है ना। चूंकि गवर्नर जनरल का आदेश था कि नहीं छोड़ना है राजनीतिक कैदियों को, बस इसी का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल ने, है ना। बाद में इसी मुद्दे पर संयुक्त प्रांत के मंत्रिमंडल, जिसमें उत्तर प्रदेश अभी है ना, उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल था, संयुक्त प्रांत का मंत्रिमंडल, उसने भी इस्तीफा दे दिया। बाद में फिर सरकार को झुकना पड़ा, राजनीतिक बंदियों की रिहाई हुई और उसके बाद फिर सरकार ने अपना कार्यभार संभाला और मंत्रिमंडल ने इस्तीफा जो है ये वापस लिया। ठीक है। विश्व युद्ध के आधार पर तो नवंबर, यही नवंबर का महीना था, नवंबर का महीना 1939 में बिहार सरकार की मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था। और उस वक्त बिहार में कितने मंत्री थे? 8 मंत्री। ध्यान रखिएगा, बीपीएससी संख्या भी कई बार पूछ देता है। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद सरस्वती बिल्कुल जुड़े हुए थे। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना इन्होंने की थी। दूसरी बात, कार्यानंद शर्मा है, यह भी जुड़े हुए थे, कार्यानंद शर्मा भी जुड़े हुए थे। कार्यानंद शर्मा जो है मुंगेर के बढ़िया ताल में इन्होंने इसका किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। बकास्त भूमि आंदोलन, बकास्त भूमि आंदोलन हुआ था, उसका नेतृत्व किया इन्होंने, है ना, मुंगेर के बढ़िया ताल में। फिर आए राहुल सांकृत्यायन साहब, इन्होंने सिवान के अंबारी गांव में नेतृत्व किया था। सिवान के अंबारी गांव में यदुनंद शर्मा ने भी नेतृत्व किया था, है ना, इसका किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया था, है ना। यदुनंद शर्मा ने गया के रिवर क्षेत्र में नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इन तथ्यों को जान समझ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका पीएच मान 0 है? देखिए, पीएच मान 7 है। अगर 7 किसी द्रव का पीएच मान है, किसी विलयन का पीएच मान है, तो इसका मतलब यह है कि वह उदासीन विलयन है। 7 से अगर अधिक होगा तो, 7 से अगर अधिक है, 7 से अगर अधिक है तो अम्लीय हो जाएगा। और 7 से अगर कम है, सॉरी, हाँ, 7 से अगर कम है तो क्षारीय हो जाएगा। जो शुद्ध पानी है ना, जिसको हम आप पीते हैं, है ना, उसका पीएच मान 7 होगा, है ना। अब शुद्ध पानी का पीएच मान तो 7 है ही, उदासीन विलयन का भी पीएच मान 7 है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? ई हो जाएगा ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से किन तत्वों में न्यूट्रॉन नहीं होता? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है ना। हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु का यह जो नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इस नाभिक में P प्लस N होता है, लेकिन हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है पूरी आवर्त सारणी में जिसकी नाभिक में केवल प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है ना। समझ गए? ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तरंग दैर्ध्य की इकाई है एंगस्ट्रम, है ना। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तरंग दैर्ध्य की। ऊर्जा की इकाई? कैलोरी। ठीक है। आवृत्ति की इकाई? आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ज। वेग की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आगे बढ़े। आवृत्ति को मापा जाता है किसके द्वारा? आवृत्ति को मापा जाता है हर्ज में। अभी तो पीछे भी था, समझ गया ना किस तरह से विकल्प भी क्वेश्चन बनते हैं, यह तो देख लिया है ना। हर्ज है इसकी इकाई, है ना। मीटर प्रति सेकंड वेग की इकाई है ना। इसके अलावा रेडियन किसकी इकाई है? रेडियन सब कोण का मापन जो होता है, समतल कोण का मापन रेडियन में। वाट? वाट का मापन क्या है? यह वाट किसका मापन है? शक्ति का। ठीक है। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? यह उलझाने वाला प्रश्न है। इसमें क्या जेम वाटसन एंड क्रिक ने? है? नहीं, डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज की थी, समझे। और इसमें कहीं कोई है विकल्प? नहीं है। न इसने, न इसने, न इसने, न इसने। ई होगा इसका उत्तर, है ना। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने जो है जो WBC होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, उनके न्यूक्लियस की खोज की थी। और इसी की वजह से इन्हें माना जाता है कि डीएनए के ये पिता है ना। जेम्स वाटसन और क्रिक जो थे, इन्होंने द्विकुंडलित संरचना जो डीएनए की होती है, द्विकुंडलित संरचना, संरचना की खोज की थी। ठीक है, तो ये इनके हिस्से यह जाता है, जो खोज है इनकी यह जाती है ना, यह जाता है ना। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा है। यह वसा हमारे रक्त में पाया जाता है, ट्राइग्लिसराइड जिसे कहते हैं, है ना। और यह हमारे शरीर और रक्त में पाए जाने वाला सबसे प्रमुख वसा है ना। इसमें ग्लिसरॉल का एक अणु होता है और 3 फैटी एसिड होता है। ग्लिसरॉल का एक अणु, एक अणु प्लस 3 फैटी एसिड इसमें पाया जाता है ना। उससे बना हुआ यह एक एस्टर होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
ईईजी इलेक्ट्रोएंसोफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? मस्तिष्क के लिए उपयोग किया जाता है। मस्तिष्क में किसी प्रकार की व्याधि हो गई, मान लीजिए अनिद्रा है, ट्यूमर है, मस्तिष्क में नींद मतलब मिर्गी की बीमारी है, सिर का चोट है, उस सब के लिए ईईजी का उपयोग किया जाता है ना, डिटेक्ट करने में क्या प्रॉब्लम है ना इसकी। हार्ट के लिए क्या होता है? ईसीजी। ईसीजी का उपयोग होता है हार्ट की जांच के लिए, ठीक है। मांसपेशियों के लिए क्या होगा, है ना, मांसपेशियों के लिए किया जाता है ईएमजी। ठीक है, पूछा जा सकता है यह, है ना। आंख के लिए ईओजी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शरीर का तापक्रम क्या नियंत्रित करता है? शरीर का तापक्रम किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, इसके द्वारा शरीर का तापमान जो है नियंत्रित होता है। अगर यह ठीक से काम नहीं करे तो शरीर का तापमान जो है वह नियंत्रित नहीं रहेगा। यह आपका जो फोर ब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क, उसमें अवस्थित होता है और शरीर का जितना भी जो है मनोभाव होता है, भूख प्यास, है ना, नींद, वो सब को नियंत्रित करने वाला हार्मोन यहीं पर होता है ना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड में। समझ गए? इस चीज को समझ गए? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है, बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश से ज्यादा है, बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य पीले प्रकाश से ज्यादा है ना। क्या है बताइए? ये लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है। याद रखिए, नी आ पी ना ला, विवग्योर इंग्लिश में, बस उसके बाद वी आई बी जी वाई ओ आर, बस उसके बाद जो है ना कभी भी नहीं भूलेंगे। यह क्रम अगर याद है तो आराम से लिख लेंगे, उत्तर सही दे देंगे। 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान फ़ारेनहाइट स्केल डिग्री सेल्सियस में, तो फ़ारेनहाइट स्केल में इसका मान क्या होगा? देखिए, इसके लिए सूत्र आना चाहिए। सूत्र क्या है? F बराबर C इंटू 9/5 प्लस 32, है ना। अगर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो सूत्र होगा फ़ारेनहाइट बराबर C प्लस 9 इंटू 9/5 प्लस 32। अब देख लीजिए, यहां पर C कितना है? 40 डिग्री इंटू 9/5 और प्लस 32 है ना। अब देखिए, 8 8 मर्तबा कट गया, है ना, तो 9 8 72 प्लस 32 बराबर 104। तो हमारा उत्तर निकल गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह सूत्र याद रखिए, है ना। F बराबर C इंटू 9/5 प्लस 32। विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी है? विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी है? विद्युत शक्ति की इकाई है वाट। वाट लगाना सुनते हैं ना, तो वाट है विद्युत शक्ति की इकाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर में उष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इसके माध्यम से बदला जाता है। सी होगा आंसर इसका। मानव शरीर में होता है क्या? मानव शरीर में क्या होता है? मानव शरीर में 70% पानी होता है। पानी ही पानी है शरीर में, यह ध्यान में रखिए। और इसमें भी आपका सबसे ज्यादा अगर पानी कहीं होता है तो फेफड़ा में। फेफड़ा में 83% होता है पानी, है ना, यह ध्यान में रखिए। फेफड़ा के बाद जो होता है वह मसल्स में और गुर्दा में होता है। सेवेंटी 79% होता है ना। फिर उसके बाद मस्तिष्क में 73% होता है ना। इसी ढंग से कम बेस होते होते, है ना, पानी का जो स्किन होता है, स्किन में 64% होता है। ओवरऑल शरीर में 70% पानी होता है, देख लीजिए इसे। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा को किस चीज से मापा जाता है? विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। सामान्य सी चीज है, याद रखिए इसको, है ना। एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। वोल्ट मीटर से परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है ना, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, मतलब सीधे मान लीजिए विभवांतर मापने के लिए। ठीक है। वोल्टामीटर क्या होता है? वोल्टामीटर विद्युत अपघटन के दौरान जो प्रवाहित विद्युत आवेश है उसको मापा जाता है इससे, है ना। ठीक है। पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर जो है किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है, सेल का ईएमएफ, यह मापा जाता है। कई बार यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा होता है? 65वीं में भी यह प्रश्न पूछा गया था, अभी भी पूछा गया है ना, 64वीं में भी पूछा गया है। ग्रीन हाउस गैसों में CO2 होते हैं, मीथेन होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन होता है, जलवाष्प होता है। तो इस तरह से सारा हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका उत्तर, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य पर दिया गया था? बिल्कुल सही, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर दिया गया था, है ना। आइंस्टीन को नोबेल का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1921 में मिला था। कई बार लोग अपेक्षिता के सिद्धांत के संदर्भ में मार देते हैं, जो गलत है ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए पर किए जाए गए कार्य के लिए उन्हें यह दिया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका की शक्ति का स्रोत क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है इसे, कोशिका को। और कोशिका भित्ति जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में सेल वाल होता है और उस सेल वाल के कारण ही उनकी कोशिकाओं को दृढ़ता मिलती है। राइबोसोम और न्यूक्लियस, यह क्या है? राइबोसोम जो होता है वह, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है। न्यूक्लियस क्या कहलाता है? न्यूक्लियस जो है यह कोशिका का मस्तिष्क या नियंत्रक कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? विषाणु वायरस के द्वारा होता है। और इस एड्स की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो एलिसा के द्वारा की जाती है ना। आगे बढ़ते हैं। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से नापी जाती है आर्द्रता,
है ना, आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से किया जाता है। और इसके अलावा जो पायरोमीटर होता है, पायरोमीटर किस चीज के लिए? पायरोमीटर बहुत उच्च तापमान की कोई वस्तु है ना, उसके तापमान को दूर से मापने के लिए, उच्च तापमान को दूर से मापने के लिए, ठीक है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और हाइड्रोमीटर किस चीज के लिए? हाइड्रोमीटर किसी भी लिक्विड का जो सापेक्षिक घनत्व होता है द्रवों के, एक सेकेंड, द्रवों के द्रवों के द्रवों के सापेक्षिक घनत्व के मापन के लिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब शेष प्रश्नों पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।